अगर मैं क्लोरीन क्लोरीन की बात करूं तो दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई भी अपनी तरफ बॉन्ड को ज्यादा नहीं खींचेगा, बीच में ही रहेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं तो मैग्नीशियम के पास है +2 का चार्ज, क्लोरीन के पास या मैग्नीशियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास 7 तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ले जाएंगे। यस सर। और कार्बन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ठीक है। यस सर। देखो एग्जांपल 3.1 क्या कहता है? आईयूपीएसी नेम लिखो 120 का। भाई ये मैं आपको बता चुका हूं आपको कि अगर 120 का आईयूपीएसी नेम लिखना है तो वो होगा अन बाय निल और एंड में आएगा ईएम। कोई दिक्कत? नो बोलो। सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये एग्जाम में आता है। कह रहा है आप पता कैसे लगाओगे कि किसी पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? जैसे आप जानते हो सेकंड पीरियड में कितने होते हैं? 8। जानते हो? यस सर। मॉडर्न पीरियड, हाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स काउंट करूं तो वो इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है। तो वो कह रहा है फिफ्थ पीरियड में कितने होंगे? कार्तिक क्या करें? किससे पता लगाएं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम n से पता लगाएंगे, नंबर ऑफ शेल से। नंबर ऑफ शेल हमें l बताते हैं। अब जरा ध्यान दो, अगर नंबर ऑफ शेल 1 है तो पॉसिबल l क्या होंगे? सिर्फ 0। यस सर। बोलो। और 0 का मतलब सिर्फ s। और 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होने चाहिए। आसान है? यस सर। और अगर n हो 2, n का मतलब है पीरियड, n का मतलब यहां पर क्या है? पीरियड। पीरियड। तो पीरियड ही n को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट पीरियड में कितने हैं? n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 0, 1s मतलब 2 एलिमेंट। और सेकंड पीरियड में कितने हैं बेटा? अब l हो सकता है आपका 0 भी और 1 भी। बात ठीक है? हाँ जी सर। तो 2s भी हो सकता है और 2p भी हो सकता है। हो सकता है? यस सर। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल कितने हो गए? 8। और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 एलिमेंट्स। ठीक। यस सर। और अगर n होता 3 तो l होता 0 भी, 1 भी और 2 भी। होता? हाँ जी सर। 0 का मतलब 3s, 1 का मतलब 3p और 2 का मतलब 3d। कोई दिक्कत? नो सर। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है और 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है। तो टोटल कितने हो गए? 18। 18। तो एलिमेंट कितने होने चाहिए इसमें? 18। लेकिन 18 नहीं होते क्योंकि 3d थर्ड शेल में नहीं आता, थर्ड पीरियड में नहीं आता। तो इस वाले में 3d नहीं होता बेटा। मैंने आपको बताया था d सब शेल के लिए। d सब शेल हमेशा n-1 यानी कि एक आगे वाले शेल में भरा जाता है, याद रहेगा ये। और f जो होता है वो हमेशा 2 आगे वाले में भरा जाता है। याद रखेंगे d सब शेल। कौन सा सब शेल? डी। d सब शेल
n-1 कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, यानी कि हमेशा अगर ये फोर्थ में होगा तो इसका डी भरा जा रहा होगा, थर्ड भरा जा रहा होगा। 3D का मतलब क्या है, फोर्थ शेल में होगा, n4 होना चाहिए, पीरियड 4 होगा, ठीक है। इसलिए सर यहाँ पर लेकिन ये इसका 10 रीजन, बताता हूँ इसलिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए तो कितने रह जाएंगे, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन। तो सर एफ थर्ड के में लिए सिर्फ n-2 8 होता है ना? एलिमेंट्स, हाँ बेटा एक मिनट रुको, इसलिए इसमें सिर्फ 8 एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा, अब यहाँ कार्तिक कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एंटर करे, ये कह रहे ना कार्तिक, 10 डी के इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं एंटर करे। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ उसको हम नेक्स्ट में लेते क्यों हैं? नेक्स्ट में इसलिए लेते हैं, अगर मैं बेटा यहाँ से सीरीज चालू करता हूँ 1s 2s 2p, तो अफबाउ प्रिंसिपल में हमने देखा था पहले 4f भर जाता है, 4s यस सर। n+l रूल के हिसाब से, और अगर 4s हाँ पहले जी भरा सर। यानी कि फोर्थ शेल जब आएगा उसके बाद 3D आएगा। अब तेरे को यहाँ पर कहीं ऊपर 4s दिखाई दे रहा है, नो सर। तो फिर 3D कैसे आ जाएगा। 4s तो अब आएगा जब n मैं 4 लूंगा, देख। समझ गया सर। हाँ, अब अगर तूने n सर लिया 4, हाँ जी बोलो, सर रिपीट कर दो। क्या चीज रिपीट करूँ बेटा। सर यही कि ये 3D इसमें क्यों नहीं आया, सर समझ में नहीं बेटा आया। 3D तब आता है जब 4s आ जाए। हमने ना एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखी थी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर 3D आता है। तो D हमेशा n-1 पे चल रहा होता है, एक एक पायदान पीछे चल रहा होता है। nth शेल तो तेरा ये है, लास्ट शेल तो तेरा फोर्थ है, लेकिन D किस पे चल रहा है, थर्ड पे। क्यों, n+l रूल के हिसाब से। n+l एनर्जी डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, एनर्जी। और अगर तू देखेगी ना n+l, 4s का n+l क्या होगा, 4+0, और 3D का n+l क्या होगा, 3+2। बता किसका ज्यादा है। 3D। तो इसका n+l तो ज्यादा है, लेकिन इसका नंबर ऑफ शेल छोटा है, इसलिए हम इसको n-1 रखते हैं, ठीक है। ठीक है सर, अब आगे बात समझ में। अब देख मैं फिर से लिख रहा हूं, अगर मैं n4 लेता हूं तो l हो सकता है 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, इसमें s भी आ सकता है, p भी आ सकता है, d भी आ सकता है, और f भी आ सकता है, लेकिन f नहीं आएगा। f आता है n+2 पे, यानी कि 6 पे आएगा। किस पे आएगा, 6 पे। आना चाहिए था लेकिन नहीं आएगा, क्यों, फिर वही एनर्जी का अबव प्रिंसिपल। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, पहले 4s आएगा, और 4s आ गया तो अब d आ सकता है। 3D यहाँ आया है, समझ रही है बेटा, 4D नहीं आया यहाँ पे, क्या आया, 3D। n-1 के अकॉर्डिंग। हाँ, ठीक है, अब बात समझ में आ गई सर। अब यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 18 एलिमेंट। 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, 18 एलिमेंट्स। तो अब जरा ध्यान दो, तो यहाँ आ गए 18 एलिमेंट। ये कौन सा था, ये था फोर्थ। अगर n5 हो तो, क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन है, अगर n5 हो तो इसके लिए l पॉसिबल हो सकता है 0 1 2 3 4। 4 तो अभी फ्यूचर में आएगा। 3 का मतलब है f में अभी लूंगा नहीं, f कब लूंगा मैं, n+2 पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 6 और 10, यानी कि 5s 5p और 4d, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बैठे, 18। तो फिफ्थ शेल में कितने एलिमेंट होने चाहिए, बोलो। 18। और अगर n6 होता तो 0 भी आता, 1 भी आता, 2 भी आता, अब f आता, आता। हाँ सर, n-2 हो गया ना। तो 6 2 भी होता, 6p 6 भी होता, 6d 10 भी होता, 5d 10, 5 आता। और 4f 14 भी होता। तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स होते।
यानी कि 32 एलिमेंट्स। अब N7 में क्या होना चाहिए आप खुद चेक करना एक बारी, आएंगे इसमें भी 32 एलिमेंट्स ही, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, कहता है अगर Z हो 117 और Z हो 120, तो जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, अगर इनको हम रखें तो इनको हम कहां पे रखेंगे? बेटा मैं आपको 120 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराता हूं जो 8s2 पे जाके रुकती है, याद है आपको? बोलो, सिखाया ना स्कूल स्कूल, फिर एंड में आता है फालतू पब्लिक स्कूल। तो उससे पहले आता है 7p 8x। और सर ये अगर नहीं ये तो सीखा। ये तूने नहीं करी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सर आपने ये वाला नहीं बताया था, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। पूरा सिखाया बताया बेटा, था सर, बताया ये था। पता नहीं कहाँ था, दोबारा देख ले। ये पूरा सिखाया बेटा मैंने, देखो ऐसे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, बोला है? करवाया नहीं सर करवाया? ये फालतू क्या वाला नहीं है? यस बताया सर। था, फालतू वाला नहीं हाँ, बताया था सर बेटा आपने। सर ये है क्या? पूरी सीरीज कराते हैं बेटा, कोई ये थोड़ी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज है। इसमें एस स्टार्ट होता है 1 से, टी स्टार्ट होता है 2 से, डी स्टार्ट होता है 3 से, और एफ स्टार्ट होता है 4 से, ठीक है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखी उनके लिए मैं फिर क्लास बना के, लेक्चर बना के डाल दूंगा, ठीक है। गौरी ने नहीं की शायद। यस सर, नहीं की मैंने। अब बेटा इसको काउंट, ठीक है, काउंट करोगे तो 120 एलिमेंट्स आएंगे। ये उन्होंने तो किया, उपासना ऑफलाइन में कराया था ना इसको मैंने। सर समझ में नहीं आया था क्योंकि चैप्टर की स्टार्ट। अब देखो, अब जब मैं बात करता हूं 117 की, तो वो जाएगा P5 में, और 120 की तो 8s2 में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यहां पर जो n है वो बताता है पीरियड कौन सा है, तो पीरियड आपको दिखाई दे रहे हैं, 7 पीरियड और इसका 8 पीरियड, बोलो। और ग्रुप की बात करूं तो इसके लिए ग्रुप कौन सा बनता है 5 के लिए? P में 5+12 होता है, और S में सिर्फ नंबर, बोलो, ठीक है। ये बताया था यस सर। निमृत? हाँ जी सर, ये मैंने नहीं पढ़ा। देखो, consider the atomic number and position in the periodic table, arrange the following element in increasing order of their metallic character। एक बेटा ध्यान दो, मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है? मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। हाँ। अब जरा यहाँ पे एलिमेंट्स देखना, एक है 14th ग्रुप का सिलिकॉन, एक है बेरिलियम, एक है मैग्नीशियम, बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, एक है सोडियम, और एक है फास्फोरस। देखो बेटा, अब यहां पर एक दिक्कत आती है, इसको नीचे से ऊपर ले जाता हूं। अब देखो यहां पे दिक्कत क्या आती है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, मैं क्या लिखूं? पहले बेरिलियम लिखूं, सोडियम और मैग्नीशियम, इन तीनों में से क्या लिखूं? मैं ये जानता हूं इधर जाते हुए मैग्नीशियम। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, सबसे सबसे कमजोर तो फास्फोरस है, इधर जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे कम मेटल कौन है?
फॉस्फोरस, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद मैग्नीशियम मैग्नीशियम या बेरिलियम। सर, मैग्नीशियम बेटा नीचे जाते हुए मैग्नीशियम, इंक्रीज करता है ना, तो पहले बेरिलियम आएगा फिर मैग्नीशियम। कुछ पल्ले पड़ा? देख, होना ये चाहिए था 1 2 3 4, है ना? लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं मैग्नीशियम बेरिलियम में से कौन कम है, तो तुम कहोगे भैया नीचे जाते हुए इंक्रीज करता है, तो बेरिलियम कम है फिर मैग्नीशियम का नंबर आएगा। बोलो बात ठीक है? यस सर। तो अगर ये बेरिलियम नहीं होता तो सीधा साधा ऑर्डर बन जाता, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और सोडियम। लेकिन बेरिलियम बीच में आ गया। अब मैं बेरिलियम को किससे कंपेयर करूंगा? मैग्नीशियम से ना। तो फॉस्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम फिर मैग्नीशियम फिर सोडियम। क्लियर हुआ? यस सर, हो गया क्लियर। बना कंसेप्ट? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, याद होगा, साइज वाला, एटॉमिक साइज वाला। और ये वाला भी कराया था मैंने कि कौन सा एलिमेंट बीच में आएगा। मैं बताता हूँ क्यों आया। ये कहता है कि भैया हमें कुछ एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, जैसे मैग्नीशियम की 737, सिलिकॉन की 786। तो एल्यूमिनियम की क्या होनी चाहिए? इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, 760 या 575। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में तो 760 आता है, लेकिन एल्यूमिनियम इससे पहले आता है, मैग्नीशियम से पहले। तो उसका रीजन है मैग्नीशियम फुल्ली फिल्ड है, मैग्नीशियम फुल्ली फिल्ड है, इसलिए एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम से कम होती है। ठीक है? ठीक है सर। समझ आया? सर एक और बार बता दो। इसमें ये होना था कि अगर मैं ये कहूं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को अरेंज करूं, तो तुम कहोगे भैया सोडियम सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है सोडियम को। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम के पास फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल है। क्या है? फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल। और जिसके पास फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक? ठीक सर, आपने बताया। यस सर। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। Which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which is least? अगर मैं 4 एलिमेंट देखूं, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन 17th ग्रुप में आता है, क्लोरीन भी। फॉस्फोरस 15th ग्रुप में आता है और सल्फर 16th में। मैं जानता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है कि वो चाहकर भी एक और नया इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता। बताया था? यस सर, बताया था। यही काम पड़ेगा यहाँ पर दिक्कत। आंसर देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बिकम मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Within a group, electron gain enthalpy become less negative down the group. However, adding an electron to 2p orbital leads to greater repulsion than adding an electron to larger 3p. तो वो कह रहा है इस वाली बात पे ध्यान दे बेटा। Adding an electron to the 2p orbital leads to greater repulsion than adding an electron to larger 3p orbital. Hence, the element with the most negative electron gain enthalpy is chlorine rather fluorine. ठीक है? ठीक है सर। समझ आया? और सबसे पीछे कौन रह गया? फॉस्फोरस, उसका सबसे कम होगा, लीस्ट। ठीक है? ये क्वेश्चन नष्ट है, ये हम छोटी क्लास में करते थे, याद करो। सिलिकॉन है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, ब्रोमीन पे -1, तो बताओ क्या कंपाउंड बनेगा?
SiBr4 याद आया, वो क्रॉस कर देते थे, यस सर। ठीक है। और दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम है और सल्फर है, सल्फर पे -2 एल्यूमिनियम पे +3, तो Al2S3, ठीक है। ठीक है सर। 9th क्वेश्चन नष्ट है। 10th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, शो अ केमिकल रिएक्शन विद वाटर, Na2O बेसिक है, ये भी 10th का है, और Cl2O7 एसिडिक है। बेसिक का मतलब Na2O जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो NaOH बनाता है, NaOH गैस होता है, यस सर। और क्लोरीन का ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो HClO4 बनाता है, ये एसिड है, ठीक है। ठीक है सर। 4 करना है। अभी जो बता रहा हूं मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कम से कम वो है 3.4, 3.5, 3.6, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाला क्वेश्चन, 13th, 14th बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, 16th, 17th अभी बताया, 17th तो मैंने, 18th करा दिया, 20th, 22nd और 31 हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो छोड़ दियो, ठीक है। 28 और कर लियो बेटा एक बारी बस। बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स आते हैं जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, आगे सुनो, यहां पर लिथियम का रिलेशन मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम का रिलेशन एल्यूमिनियम के साथ है डायगोनली। मतलब लिथियम की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के एलिमेंट्स से तो मिलती नहीं, जबकि मिलनी चाहिए। हम ये जानते हैं किसी एक ग्रुप में एलिमेंट्स को इसलिए अरेंज किया गया था क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज मिलती है। इसकी प्रॉपर्टीज साथ वाले ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ मिलती है। ऐसा ही होता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम के। तो पहला तो ये आता है पॉइंट कि ऐसा होता क्यों, ये डायगोनल रिलेशनशिप क्यों आता है। देखो कॉज क्या है, इसका कॉज है चार्ज डेंसिटी ड्यू टू सिमिलर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी सिमिलर है, ड्यू टू सिमिलर चार्ज डेंसिटी फर्स्ट element of a group show similar properties, physical or chemical, to second element of successive group। आगे आने वाले ग्रुप, ठीक है। इस ही रिलेशन को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। और ये रिलेशन किसके बीच में रहता है, लिथियम, मैग्नीशियम
और बेरिलियम और एल्यूमिनियम के पेयर के बीच में। इसके बाद ये आगे ज्यादा देखा नहीं गया, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि क्या ये बोरोन और सिलिकॉन के बीच में भी है, नहीं, ऐसा कोई खास रिलेशन नहीं है इनके बीच में। तो यहाँ दो ही पेयर है, लिथियम मैग्नीशियम और बेरिलियम और एल्यूमिनियम। क्या सिमिलरिटीज है अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी में। और दूसरा रिलेशन निकल कर आता है आपका एनॉमलस बिहेवियर। तो एनॉमलस बिहेवियर की बात कर रहे थे। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। किसी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है, या एनॉमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। क्या मतलब है इस बात का? किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती है बाकी और एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, सिमिलर होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट एलिमेंट की, तो उसकी प्रॉपर्टीज बाकी और एलिमेंट से नहीं मिलती। क्यों? उसका रीजन क्या है एनॉमलस बिहेवियर का? कॉज क्या है? पहला, एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज। एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज। दूसरा, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड पोलराइजिंग पावर इन इट्स ओन ग्रुप। अपने ग्रुप में इनकी पोलराइजिंग पावर और आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। तीसरी, ये सिर्फ पी ब्लॉक में आता है काम, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सेकेंड पीरियड का मतलब होता है जिसका N2 हो, ये मैंने आपको बताया भी था, और 2D एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब इनके पास d ऑर्बिटल नहीं होता, और अगर d ऑर्बिटल नहीं है तो उससे होगा क्या? इनके पास जगह कम होगी। इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके पास d ऑर्बिटल के एब्सेंस की वजह से ये अपने कोवैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कोवैलेंसी, राधे राधे, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 दिखा पाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर किसी भी पहले एलिमेंट का किसी ग्रुप में। क्वेश्चन 3.31, क्वेश्चन देखो क्या कहता है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। कुछ एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये जो दी है ना, ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनका सिंबल डेल्टा एच होता है, ठीक है। अभी एंथैल्पी नाम का चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे। सबके आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है, ये देखते हैं, और सबसे कम किसकी है। जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसको मैं कह सकता हूं लीस्ट रिएक्टिव। जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ये मैंने क्या लिख दिया, लीस्ट रिएक्टिव लिखना था, ठीक है। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो वो होगा आपका लीस्ट रिएक्टिव।
दूसरा, फिर मैं देखता हूं सबसे कम किसकी है, वो होगा मोस्ट रिएक्टिव। अच्छा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन देने वाले को हम मेटल कहते हैं। अब एक एक करके पॉइंट बनाओ। ये है इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है और सबसे कम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? लास्ट। जिसकी सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इजीली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इजीली लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो पहले वाला है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड लिखना है इजीली, भैया दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं छोड़ेगा। और कोई खास बात इनमें? हाँ, ये जिनकी, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूंगा, जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, यानी कि ये दोनों, वो नॉन मेटल है, और जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है वो मेटल है। और जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है वो इनर्ट गैस है। अच्छा, इनर्ट गैस होने के इसके कई सारे रीजन है। एक तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। दूसरा, इनर्ट गैस होने का इसका एक और रीजन है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। अब ये सारी बातें तो मुझे पता चली इस टेबुलर फॉर्म से। अब मैं नीचे के क्वेश्चन के आंसर देने के लायक हूं, देखते हैं। द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इनर्ट गैस ही होती है। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है 5th। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, अच्छा मेटल भी बोला और मोस्ट रिएक्टिव भी, वो तो सेकंड था आपका, सेकंड मोस्ट रिएक्टिव था। द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल और लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल मेरे पास सिर्फ 2 हैं, थर्ड और फोर्थ। जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो थर्ड ज्यादा रिएक्टिव है, फोर्थ कम रिएक्टिव है, तो वो कह रहा है मोस्ट रिएक्टिव, तो वो है थर्ड। और लीस्ट रिएक्टिव वो है फोर्थ। ठीक है, लास्ट वाला कहता है द मेटल, एक मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड, बाइनरी हैलाइड ऑफ फॉर्मूला MX2। अब मेरी बात सुनो, एक मेटल है जो MX2 का फॉर्मूला बनाता है, इसका मतलब M के ऊपर +2 का चार्ज है और X पे -1 का, तभी ये बनेगा। इसका मतलब M2+ जो है वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। लास्ट में क्या कहता है? द मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ फॉर्मूला MX। MX का मतलब क्या है? MX का मतलब है M+X-, यानी कि मेटल जो है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। इस बात से क्या पता चलता है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कौन होगा? जो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा लेकिन दूसरा नहीं छोड़ेगा, वो है आपका पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट, पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से छोड़ रहा है, दूसरा नहीं छोड़ रहा, और जो दूसरा आसानी से छोड़ दे वो है लास्ट, 6th। देखो, तो इसका आंसर हुआ
फर्स्ट, और इसका आंसर हुआ 6। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीजें सीखी? एक तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आसानी से छोड़ दे वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर हो सकता है, लेकिन सेकंड ना छोड़े। और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी आसानी से छोड़ दे वो सेकंड ग्रुप का मेंबर हो सकता है। जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो एलिमेंट आपका होगा नॉन मेटल और रिएक्टिव नॉन मेटल। जितनी ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल, जितनी कम नेगेटिव उतना कम रिएक्टिव नॉन मेटल। जिसकी कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो नॉन मेटल नहीं होगा, वो मेटल होगा। अगली बात, अगर किसी की बहुत कम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसका मतलब वो आसानी से रिएक्ट करना चाहता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, हो सकता है वो फर्स्ट या सेकंड ग्रुप का एलिमेंट हो। और जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, वो इनर्ट गैस का एग्जांपल है। ठीक है। ई पार्ट में कह रहा है द मेटल विच कैन फॉर्म स्टेबल बाइनरी हैलाइड। बाइनरी का मतलब होता है जो दो चीजों से मिलकर बनाओ, जैसे MX2 स्टेबल बाइनरी हैलाइड बनाए। अब MX2 में M जो है उस पे +2 का चार्ज है, M जो है उस पे +2 का चार्ज है, +2 का चार्ज है, इसका मतलब वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। और MX का मतलब है उस पे +1 का चार्ज है, और +1 का चार्ज है, इसका मतलब वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है। अब फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट वो होगा जिसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी। देख भाई, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा इसकी है, वो फर्स्ट ग्रुप का है, और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम जिसकी है वो सेकंड ग्रुप का है। अरे भैया गलती से 6 की जगह 4 लिख दिया है, इसको ठीक कर लो। अब ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी एस की। एस की होती है NS 1 से लेकर 2 तक, ये नंबर ऑफ शेल होता है। P की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS पूरा भरा होना चाहिए, NS2। N P के अंदर 1 to 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है आपका? वही नंबर ऑफ शेल या लास्ट शेल। D की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS तो पूरा भरा होना चाहिए, P की जरूरत नहीं है, हम D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये लास्ट शेल नहीं है, सेकेंड लास्ट या लास्ट बट 1 शेल है। और F की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 N-1D, इसके अंदर 0 से सिर्फ 1 तक इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। N-2 F 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, यह है लास्ट बट 2 शेल। इन दो क्वेश्चन पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है? पहले इनकी डेफिनेशन सुन लो, वही इनका डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है किसी को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इट इज मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी to gain electron from isolated gaseous atom in its ground state।
to convert it into gaseous cation. cation का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, एनायन, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो गेन करना है, ठीक है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है गैसियस स्टेट में और अपनी आइसोलेटेड स्टेट में तो Cl- बनता है। ये बनने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself, अपनी तरफ बांटे हुए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना। जैसे HCl है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपको HCl कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ ज्यादा है। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को अपनी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए अपने आप को एनायन बनाने के लिए, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये था 3.22। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 3.23। How would you react to statement that electronegativity of nitrogen on Pauling scale is 3.0 in all the nitrogen compound? तो पहली बात तो ये, वो कह रहा है आप इस पे क्या रिएक्ट करेंगे? हम ये रिएक्ट करेंगे ये जो स्टेटमेंट है गलत। क्यों गलत है? पोलिंग स्केल पे जो हम रीडिंग लेते हैं वो नाइट्रोजन के हर कंपाउंड की अलग अलग आएगी, ठीक है। नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है वो एग्जैक्ट 3 रीडिंग दे रहा है सभी एलिमेंट्स के साथ। इसका मतलब सभी एलिमेंट्स के साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं, आंसर देखते हैं इसका, NO2 की, NO2 में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। और अगर मैं बात करूं NH3 की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की वेरी करती है। तो पोलिंग स्केल पे उसकी कोई एक रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट is a variable property. ये देखो, electronegativity of an element is a variable property. It is different in different compounds. For same element, like nitrogen. Hence, the statement is not correct. ठीक है? Assign the position of an element having outer electronic configuration this. Answer देखो,
NS2, NP4 और N है 3। मैंने बताया था आपको P के लिए N नंबर ऑफ शेल होता है, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड ही होता है। N है 3, इसका मतलब है थर्ड पीरियड। और P के लिए ग्रुप होता है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबसेट, यानी कि 16th ग्रुप है इसका। ग्रुप 16th है, थर्ड पीरियड है। सेकंड केस उठाते हैं। सेकंड केस में N-1 D2 NS2 फॉर N इज इक्वल्स टू 4। इसका क्या करें? ये D के लिए, D के लिए N तो नंबर ऑफ शेल ही है आपका, तो फोर्थ शेल हो गया। और D के लिए ग्रुप क्या होता है आपका? 2 प्लस जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि फोर्थ ग्रुप। तो फोर्थ ग्रुप आ गया और फोर्थ शेल आ गया। तीसरा केस N-2 F7 N-1 D1, यानी कि ये F का है। F के अंदर और N क्या दिया हुआ है तुम्हारे को? 6। N तो नंबर ऑफ शेल हो गया आपका और 6th पीरियड बन गया। और ग्रुप की बात करूं तो मैं F के लिए हमेशा थर्ड ग्रुप ही होता है। ये याद रखना बच्चों, ठीक है? F के लिए हमेशा थर्ड ग्रुप ही होता है।